गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मैं ही मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है पढ़ाई लिखाई हो रहा है खाली ऐसे ही 3-5। आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजोआ। रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर को जाके समझिए। आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म कहते हैं। क्लियर? ये स्पर्म किसने नाम रखा भैया? मैंने रखा, आपने रखा, किसने रखा? तो स्पर्मेटोजोआ का जो स्पर्म है वो ग्रीक वर्ड स्पर्मा से आया, जिसका मतलब होता है सीड। स्पर्म बना है ग्रीक वर्ड स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है सीड। एकदम ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा आते हैं। तो ये बना है स्पर्म वर्ड ग्रीक वर्ड स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है सीड। सीड मतलब तो हम लोग जानते हैं कि बीज होता है। अब इसको बीज को, इस सीड को आगे कहानी से मैं मिला दूंगा, कैसे मिलाऊंगा देखना। अभी सिर्फ याद रखना ये कि स्पर्म जो है वो ग्रीक वर्ड स्पर्मा से बना है, जिसका मतलब होता है सीड। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज, स्पर्म जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, है ना, स्पर्म का कलर क्या होता है? तो अगर कलर की बात करें तो ये वाइटिश क्लियर कलर का होता है, एकदम सफेद वाइटिश कलर का होता है। स्पर्म का कलर कैसा होता है? तो वाइटिश क्लियर कलर का होता है, सफेद साफ होता है ना। कभी कभी आप लोग आगे पढ़ाई करोगे, आगे लैब्स में अगर कभी मौका मिलेगा इन सबों को देखने का, तो देखोगे कि हल्का येलोइश कलर का भी होता है। तो येलोइश कलर का इसलिए होता है, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि येलोइश क्यों हो सकता है। तो येलोइश इसलिए होता है कि यूरिन का जो कलर होता है हल्का येलोइश भी होता है। तो हम और आप ये जानते हैं कि यूरिन और स्पर्म डिस्चार्ज करने का रास्ता कॉमन पैसेज है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द कॉमन प्लेस ऑफ यूरिनेशन एंड स्पर्म डिस्चार्ज। तो जब कॉमन पैसेज है तो हो सकता है कि इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल क्वांटिटी यूरिन का कण आ जाता होगा स्पर्म में, जिससे वो हल्का येलोइश कलर का हो जाता है। अब एकदम डार्क येलोइश है तो भैया दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाओ। कभी कभी आप लोग देखोगे कि रेडिश कलर का भी स्पर्म में दिखने लगता है। तो रेडिश कलर के स्पर्म में आने का मतलब है उसमें ब्लड की क्वांटिटी आ रही है। तो ब्लड की क्वांटिटी तो भाई खतरे की घंटी है, रेड कलर तो ऐसे भी खतरे की घंटी है। तो ब्लड का क्वांटिटी आने का मतलब है कि जो अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। भैया कॉमन है ना आज के डेट में, तो प्रोस्टेट कैंसर कॉमन हो गया है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप इसके लिए डॉक्टर से सलाह करें। तो जो कॉमन और जो मेन कलर है वो क्लियर, साफ सफा वाइटिश कलर का होता है स्पर्म। क्लियर? अब शेप देखेंगे। शेप कैसा होता है? तो शेप हम देख रहे हैं कि आगे जहाँ पे इसका मुंह है, जिसको हम हेड का पोर्शन बोलते हैं, ये ओवल है। ओवल है ना। तो हेड का पोर्शन कैसा है स्पर्म का? तो ओवल है। उसके बाद क्या है? एक लास्ट में एक पूंछ है, टेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। फ्लैजेला से बना है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या है? एक पतली, क्या है? एक पूंछ है। किसकी पूंछ है? तो स्पर्म की पूंछ है, टेल है, जिसको फ्लैजेलम कहते हैं। हेड कैसा है? तो हेड ओवल शेप्ड है। तो शेप पता चल गया भैया कि हेड का शेप कैसा है, आगे से कैसा है, तो ओवल शेप्ड का है। तो हमने कलर पढ़ लिया, तो क्लियर वाइटिश कलर का है। शेप पढ़ लिया कि हेड से आगे की तरफ से क्या है? ओवल है। ऑर्डर मतलब कि उसमें कोई स्मेल होती है क्या? अगर कभी वास्ता पड़े स्पर्म से तो देखोगे कि उसमें क्या होता है? स्मेल भी होती है। यह स्मेल अमोनिया की तरह होगा या ब्लीच की तरह होगा। ठीक है?
तो ये ऑर्डर जो होगा अमोनिया की तरह होगा या ब्लीच की तरह होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसके बारे में, स्पर्म के बारे में बोले। स्पर्म जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, कैसा कलर का होता है, तो क्लियर वाइटिश कलर का होता है। ऑर्डर कैसा होता है, उसमें स्मेल कैसी होती है, तो अमोनिया या ब्लीच की स्मेल उसमें पाई जाती है। शेप कैसा होता है, तो आगे से हेड से ओवल शेप्ड का होता है। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर 3 पार्ट में, कहीं कहीं 4 भी आता है, पर बेसिकली 3 मेजर है, उसको हम जानेंगे। 3 पार्ट में स्पर्म डिवाइड है। पहला जो ओवल शेप्ड का है दैट इज नोन एज हेड। क्लियर। पहला आगे का जो ओवल शेप्ड है स्पर्म दैट इज नोन एज हेड। दूसरा सेकंड पार्ट जो बीच का है, जो थोड़ा चौड़ा है, ब्रॉड है, दैट इज मिडिल पीस, उसको मिडिल पीस कहते हैं। और जो पतला पूंछ है, फ्लैजेलम जिसको कहते हैं, वो टेल का हिस्सा है। तो 3 सेक्शन ऑफ द स्पर्म। अपर एंटीरियर पोर्शन जो सबसे आगे का है दैट इज नोन एज हेड। हेड कैसा है, तो ओवल शेप का है। फिर सेकंड बीच का हिस्सा दैट इज नोन एज मिडिल पीस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पतली पूंछ है उसको फ्लैजेलम बोलते हैं या फ्लैजेला बोलते हैं, वो टेल है। तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर आया क्या है स्पर्म का, तो हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। अब देखेंगे हेड में ये आगे देख रहे हैं, आगे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम एक बड़ा जटिल स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम ये जो आगे का है ये गोल्जी बॉडी का बना है और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर। जो हेड का पोर्शन है, हेड का पोर्शन जो एक्रोसोम वाला पार्ट है वो गोल्जी बॉडी का बना हुआ होता है और उसमें पेनिट्रेट करने के बहुत सारे एंजाइम होते हैं। मतलब कहानी की तरह समझना, ये जो आगे का जो हेड है जिसको माउथ सरफेस भी कहेंगे, यही तो फर्टिलाइज करेगा ना ओवम को, ओवा को। ये फर्टिलाइज एग को एग में छिद्र करके पेनिट्रेट करके अंदर जब दाखिल होगा तो किसके थ्रू होगा, यही एक्रोसोम का टिप के थ्रू होगा ना। तो ये एक्रोसोम जो है स्पर्म का जो आगे का पोर्शन है वो किस चीज़ का बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है और उसमें क्या होता है, पेनिट्रेट करने के बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो ये एक्रोसोम में पेनिट्रेट करने के बहुत सारे एंजाइम है। मान लो कि ओवा का जो एक्सटर्नल फीचर है, जो बॉर्डर है, हार्ड है, तो उसको तोड़ेंगे कैसे, तो उसमें कोई एंजाइम डालेंगे एक्रोसोम से जिससे वो ढीला होगा, फिर उसमें क्या करेंगे, सुराख करके पेनिट्रेट करके स्पर्म अंदर घुस जाएगा ओवा में। तो इतना आसान नहीं है भाई ओवा को पार करना, राइट। आगे कहानी और सुनो। तो ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। इसके बीच में न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 9th अगर आपने सेल अच्छे से पढ़ा होगा तो सेल में गोल्जी बॉडी भी पढ़ना है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ना है, सेल में न्यूक्लियस भी पढ़ना है, सेल में क्रोमोसोम भी पढ़ना है, सेल में सेंट्रियोल भी पढ़ना है, सेल में लाइसोसोम भी पढ़ना है, सेल में गोल्जी अपरेटस भी पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है और बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल 9th का। अब फंडामेंटल एकदम बेस है यार। तो अगर नहीं पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है सेल, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको कवर कर दूंगा। अभी हम देखेंगे कि ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्र। गुण मतलब किसका गुण, स्पर्म जो है वो कहाँ से आ रहा है, मेल पार्ट का जर्म सेल है, तो इसमें गुण किसका होगा, फादर का गुण होगा, मेल पार्ट का गुण होगा। ठीक है, वो गुण लेकर क्या करेगा, ये जाएगा किसके पास, ओवम के पास जाएगा। कहेगा भैया मैं तो मेल पार्ट का गुण लेकर आ रहा हूँ। और जब वो फर्टिलाइज करेगा ओवा से तो इधर से मेल पार्ट का गुण जो कि यहाँ पे क्रोमोसोम के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, हेरिडिटल कैरेक्टर डीएनए है, डीएनए लेकर जाएगा। और उधर जब ओवा के अंदर फीमेल पार्ट का मतलब मदर का कैरेक्टर डीएनए है, जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, स्पर्म का न्यूक्लियस जहाँ डीएनए है बैठा हुआ क्रोमोसोम की शक्ल में और फीमेल का ओवा जहाँ न्यूक्लियस में डीएनए बैठा हुआ, जब दोनों डीएनए फ्यूज करेगा तो एक मुकम्मल एक ऐसा वजूद में लाएगा जिसमें पेरेंट, बोथ पेरेंट का क्या होगा, डीएनए इन्वॉल्व होगा। मतलब फादर पार्ट का भी क्रोमोसोम होगा, मदर पार्ट का भी क्रोमोसोम होगा। कुछ अंश फादर पार्ट के होंगे, कुछ अंश मदर पार्ट के होंगे।
राइट। अब आगे देखते हैं, ये मिडिल पीस जो है, ये मिडिल पीस में यहाँ पे जो बीच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोग समझते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल को, किसी चीज़ को पावर सप्लाई करने के काम करता है। तो यहाँ स्पर्म के बीच में, ऊपर में हेड है, नीचे में टेल है, और बीच में जो मिडिल पीस है दैट इज मेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हेड को और टेल को पावर सप्लाई करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा किसको? स्पर्म को, ताकत देगा कि लड़ो, आगे बढ़ो। और स्पर्म का सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है ओवम को पेनिट्रेट कर देना। ठीक है, ओवम को जब पेनिट्रेट करेगा तभी तो फ्यूज होगा, फर्टिलाइज एग होगा, राइट। आगे ये जो टेल है दैट इज नोन एज अ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या है? टेल क्या है? वो मूवमेंट में ताकत देती है। ये मूवमेंट में, किसके मूवमेंट में? स्पर्म का मूवमेंट में। स्पर्म का मूवमेंट कहाँ, किसकी तरफ है? सिर्फ ओवा की तरफ है, ओवम की तरफ है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि ओवम को पेनिट्रेट कर देना। अब यहाँ देखो सबका साइज है, ये जो हेड है, हेड की जो लंबाई है ओवल शेप 2 to 3 माइक्रोमीटर है, 2 to 3 माइक्रोमीटर। एंड सॉरी जो हेड की लंबाई है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है, जो चौड़ाई है हेड की 2 to 3 माइक्रोमीटर। जो मिडिल पीस है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो 7 to 8 माइक्रोमीटर है, और जो टेल है जो सबसे लंबा है वो 40 to 45 माइक्रोमीटर है। कहीं कहीं पे अलग होगा, डिफरेंशिएट करेगा बुक में, कहीं कहीं पे पर थोड़ा बहुत होगा, है ना। एवरेज अगर ले तो हेड की जो लंबाई है 3 to 5 माइक्रोमीटर, चौड़ाई है 2 to 3 माइक्रोमीटर, मिडिल पीस जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, एंड जो टेल है 40 to 45 माइक्रोमीटर। आपको पता है कि 1 इंचेस में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? बताओ। 1 इंच मतलब 1 इंच में मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर बट शायद 25 के 25,000 के तकरीबन माइक्रोमीटर होते हैं। 1 इंच में 25,000 माइक्रोमीटर। 1 इंच कितना छोटा है, उसमें भी 25,000 माइक्रोमीटर। तो सोच लो 2, 3 और 5 माइक्रोमीटर, 2 से 3 माइक्रोमीटर, 40 से 45 माइक्रोमीटर क्या दिखेगा? 1 इंच जो इतना छोटा इंच है, मान लो ये चौक 1 इंच का है, तो इस चौक में कितने माइक्रोमीटर हो गए? तो 25,000 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 इंच, 1, है ना। तो अब 2 से 3 माइक्रोमीटर, 40 से 45 माइक्रोमीटर साइज का कोई वजूद है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ऐसे खुले आंखों से वो दिखेगा ही नहीं। स्पर्म क्या है? मेरा एक्टिव है, मोटाइल है, फिर वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इतना छोटा है, क्योंकि हम जान गए कि 1 इंच में 25,000 माइक्रोमीटर होते हैं, और ये 2 से 3, 3 से 5 माइक्रोमीटर की क्या वजूद? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ये स्पर्म है, हमने तो स्पर्म के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, उसका ऑर्डर क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, सब कुछ जान लिया। अब ये स्पर्म है जिसको जर्म सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। तो किसका जर्म सेल है ये? तो मेल का जर्म सेल है, पुरुष का जर्म सेल है। कहाँ ये पाए जाते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाया है टॉपिक, तो वहाँ आप लोग देख लोगे। तो वहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम ये कहाँ पे है? पेनिस के नीचे या पेनिस के पीछे होता है स्क्रोटम। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, इसी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसके बदौलत होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के जरिए टेस्टिस में, पेनिस के जो नीचे जो टेस्टिस होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा, जो सिकुड़े हुए चमड़े के अंदर होता है, पेयर में वो पाए जाते हैं। वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन
टेस्टिस में जो हो रहा है किसके बदौलत हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन के बदौलत हो रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को एक्टिव कौन करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, वो ब्रेन में है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस ऑर्डर देता है कि आप भाई एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि आप प्यूबर्टी के स्टेज पे आ गए हो। तो जब प्यूबर्टी के स्टेज पे एक पुरुष आता है, मेल आता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस कि भैया एक्टिव हो जाओ। वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन को कि तुम एक्टिव हो जाओ। जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाता है तो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वहाँ पे स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। अब देखो कि यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है और यहाँ से पेनिस से बाहर इजैकुलेट हो रहा है। और ये एक नली है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू वो स्क्रोटम टेस्टिस से स्पर्म चलकर पेनिस के थ्रू बाहर ग्लांस से वो बाहर निकलेगा। कौन, स्पर्म। तो कैसे निकलेगा, जादू है क्या, ये टेस्टिस से स्पर्म चला गया क्या, हर वक्त वो नली में यूरेथ्रा में वो स्पर्म सफ़र कर रहा है क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि प्लांट में के केस में हमने देखा था कि मिनरल्स और वाटर एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट को डिफ्यूजन करवाता था, हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। तो क्या यहाँ भी वही केस चलेगा क्या, कि मतलब टेस्टिस से या पेनिस से बाहर स्पर्म का निकलना डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होगा क्या, तो नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इजैकुलेशन कहते हैं रिलीज आउट ऑफ स्पर्म विद द पाथ ऑफ यूरेथ्रा, है ना, with the help of penis, that process is known as ejaculation। एक स्टेज आता है ऑर्गेज्म। ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं सुख। सुख मतलब ऐसा डिजायर जो पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पीठ में इचिंग हो रहा है, बहुत नोचनी हो रहा है, चरम सुख, राइट वर्ड याद आ गया, चरम सुख। मतलब चरम मतलब पीक पे आके इत्मीनान मिल जाए बॉडी को। तो अगर मान लो पीठ में इचिंग हो रहा है, बहुत इचिंग हो रहा है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, इतना इचिंग हो रहा है, अगर उस इचिंग को, खुजली को अगर कोई सहला दे तो उस वक्त जो एहसास होता है फीलिंग्स में, दैट इज चरम सुख, दैट इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत थके हुए हो और आपको बहुत अच्छा बेड मिल जाए साफ़ सुथरा, आप उस पर जब लेटोगे तो आपको चरम सुख रियलाइज होगा। तो सिमिलरली स्पर्म के केस में ना बिस्तर का हम एग्जाम्पल लेंगे, ना हम इचिंग की एग्जाम्पल लेंगे। एक स्टेज ऐसा आता है जब व्हेन अ मेल एंड फीमेल कम टुगेदर, तो वो उनके बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालने के वक्त में बॉडी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो क्या करता है, वो स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है। और पेनिस क्या है, एजुकुलेट करने का एक ट्रैक है, मेल ट्रैक्ट है, जहाँ से एजुकुलेट करके फीमेल ट्रैक में उस स्पर्म को पहुंचा देना है। क्लियर। इस इजैकुलेशन में 2.5 ml to 5 ml स्पर्म फ्लो होता है। एवरेज अगर लें, एवरेज 3 to 3.5 ml ये निकलते हैं। ठीक है। और ये 3 to 3.5 ml जो स्पर्म बाहर एजुकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन 50 मिलियन to 200 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं। एकदम ध्यान में रखना, जो एजुकुलेशन जो रिलीज आउट हो रहा है स्पर्म बॉडी से पेनिस के थ्रू बाहर निकल रहा है, उसका एवरेज जो क्वांटिटी है वो 3 to 3.5 ml होता है। और आधा चम्मच आप कह सकते हो। उस 3 to 3.5 ml स्पर्म में 50 मिलियन to 200 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। उतना से स्पर्म में 50 मिलियन से तो 200 मिलियन तक के स्पर्म पाए जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि स्पर्म जो एक्टिव और मोटाइल होता है उनको नरिशमेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि नरिशमेंट कहाँ देता है, तो नरिशमेंट आपको वेसाइकल
प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू मिलता है और सेमिनल वेसाइकल के थ्रू मिलता है। ये सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, नरिशमेंट न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को कि भाई तुम आगे जाओ। और ये मान लो कि 50 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो ये 15 मिलियन या 200 मिलियन एक बार एजुकुलेट होता है तो इतना स्पर्म निकलता है। इतने स्पर्म को आगे ट्रैवल कराने के लिए, एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है, तो सेमेनिकल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उनको नरिशमेंट देता है। तो सेमेनिकल एक के जो 3.5 ml स्पर्म निकला उसमें सेमिनल वेसाइकल का योगदान 60% है, प्रोस्टेट ग्लैंड का योगदान 30% है, 10% रेस्ट का है। मतलब उसमें जो चिपचिपा और पानी की तरह जो पदार्थ आ रहा है दैट इज नोन एज सीमेन। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल से आ रहा है। उसका काम क्या है, उसका काम है उसको मूव करवाने का। किसको मूव करवाने का, स्पर्म को मूव करवाना। कहाँ मूव करवाना, मैंने पहले बताया था कि स्पर्म का एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि ओवा को पेनिट्रेट करना है। इतना क्लियर है। अब ये स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, एजुकुलेट मैंने करवा दिया, यहाँ से स्पर्म एजुकुलेट कर गया। अब ये स्पर्म आगे बढ़ेगा। अब मैंने बताया कि 1 डिस्चार्ज में 1 एजुकुलेशन में कितने स्पर्म्स जाते हैं, 3 to 3.5 ml में 50 मिलियन से 200 मिलियन। तो ये जब आगे बढ़े तो ये जो रास्ता है ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। और यहाँ पे फ्लैपियन ट्यूब है, ये फीमेल की पार्ट है। फ्लैपियन ट्यूब में यहाँ पे ओवम बैठा है, ये इसके तरफ नहीं आएगा, स्पर्म को ही लक्ष्य की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जब लक्ष्य की तरफ जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे रास्ते में नरिशमेंट ना होने के वजह कर मर जाते हैं। कुछ है कि इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर पाते। एंड ऑफ द डे एक इकलौता स्पर्म आकर यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करता है। चला था एक एजुकुलेशन में 50 मिलियन to 200 मिलियन, पर पहुँचा सिर्फ एक, जो कि वही एक ओवम को पेनिट्रेट कर पाया। क्लियर। वो है ना कि यहाँ पे भी देखो रेस लगा हुआ भाई, नंबर 1 रहने का। 50 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म दौड़ा पर पहुँचा कोई एक ही रेस में जीता। तो यहाँ पे भी ज़िंदगी की तरह रेस लगा हुआ। ज़िंदगी में है ना कि कुछ आए हैं तो कुछ बनना, रेस लगा हुआ, कंपटीशन लगा हुआ। साला कौन डॉक्टर बनता है, साला कोई इंजीनियर बनता है, कौन IITian बनता है, ये रेस लगा हुआ है। तो सेम रेस यहाँ पे भी लगा हुआ कि भैया कौन पेनिट्रेट करेगा सबसे पहले। तो ये तो इकोसिस्टम में है कि भाई कंपटीशन करना है, लगे रहना है, यही लाइफ है। रुक गए तो इंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्पर्म गया वो एक ही पहुँचा जो कि उसको फर्टिलाइज कर पाया। किसको, एग को, ओवा को फर्टिलाइज कर पाया। क्लियर। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गए, क्रोमोसोम्स इसमें क्या है, इसमें जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड मतलब आधा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं ह्यूमन बीइंग में, 46 हैं। तो 46 का आधा 23 होगा। ये 23 क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से स्पर्म लेकर जाएगा। ये 23 स्पर्म फीमेल की तरफ से ओवम लेकर आएगी। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, एक स्पर्म जाकर जब ओवा को फ्यूज करेगा तो 23 मेल पार्ट का क्रोमोसोम और 23 फीमेल पार्ट का क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज्ड होंगे तो जो एक मुकम्मल वजूद में आएगा वो क्या लेकर आएगा, टोटल 46 हो गए ना। 23 46 आएगा। एक ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है। तो जब रिप्रोडक्शन के टाइम में हेप्लॉइड क्रोमोसोम जाता है, आधा स्पर्म लेके जाएगा, आधा ओवम के पास है। जब वो फ्यूज करेंगे एक मुकम्मल इंसान बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 पाए जाएंगे। तो देख लिया ना कि इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है जो हम आप के सामने आज खड़े हैं या आप पढ़ रहे हैं। जो हमारे माता पिता के वजह कर हम आज दुनिया पे आए हैं,
या अंदर में जो प्रोसेस चला, एजुकुलेशन के बाद जो प्रोसेस चला फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनने का, वो इतनी आसान नहीं थी। वो दिखती है आसान, पर हर के पीछे बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिनाई है, बड़ी मशक्क़त है और बड़ी कीमती अपनी ज़िंदगी है। जब ये ज़िंदगी हमें मिली है, ये जो वरदान है, इसको भाई गलत डिसीज़न में ख़त्म नहीं करना। मान लो कि थोड़ा सा कुछ हट कर गए, तो आजकल तो न्यूज़ में कितना आ रहा है, कोई सुसाइड कर लिया। अरे भाई, ये ज़िंदगी सुसाइड करने के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ है, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी हालत में हो, तुम उसको सिर्फ वक्त पे छोड़ दो। देखो कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। बट हाँ, तुमने अगर कोई कदम उठा लिया तो फिर वो नॉर्मल होने वाला नहीं है ना। तो ज़िंदगी बड़ी मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल से, बड़ी फाइट करके मिली है। देख रहे हो ना कि कितना मुश्किल से एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज कर पा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जिस भी मेल का स्पर्म काउंट बिलो 50 होगा तो वहाँ फर्टिलिटी की इशू होगी। स्पर्म काउंट बिलो 50 होगा तो वहाँ पे फर्टिलिटी की इशू होगी। तो स्पर्म काउंट को बनाए रखना है। स्पर्म को बनाए रखने के लिए अच्छा डाइट लेना होगा। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब से आप लोग दूर रहें। अब बोलोगे कि मैं इन सब का भी ऐड कर रहा हूँ कि भैया ये सब से दूर रहना, तो दूर रहना है। सिगरेट के डब्बा पे कितना खतरनाक बना रहता है कैंसर का, फिर भी लोग पी रहे हैं। गुटखा को कैसे कोई खा सकता। अब कभी कभी देखते हो, कभी जाता हूँ रास्ते में ना, तो ऑटो में बैठ के ससुरा ना खैनी रगड़ा रहा है, और तब तक रगड़ते रहता है जब तक हाथ का मैल निकल के उस ससुरा काला ना हो जाए। जब काला हो जाएगा तो उसी को गंदगी खा लेगा और कहेगा कि बाप कितना नशा चढ़ा। अरे ससुरा, तुम्हारे बदन का गंदगी मैल था जो तुम साला 1 हफ्ता से नहाया नहीं था, वही को खा के तुम्हें चक्कर आ रहा है और तुम कहेगा कि तंबाकू में नशा है। तो भैया ये सब फालतू चीज़ है। इस सबको खाने से आपके स्पर्म की काउंट जो होती है वो घटती है दिन ब दिन। टेस्टोस्टेरोन कब तक साथ देगा, ब्रेन कब तक साथ देगा, ब्रेन में से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब तक आपका साथ देगी जो इसको बनाने में मदद करेगी। आप डाइट अच्छा लो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।